खबरों और मुद्दों पर पड़ी धूल, क्योंकि हम बनाते हैं खबरों के अंदर की खबर। समस्या का अभी हमें 7 महीने हो गए हैं, अभी तक क्यों नहीं निदान हो रहा है? हम लोग इंसान हैं कि जानवर हैं? इसीलिए हर खबर पर चैनल 1 रखता है अपनी पैनी नजर। बीटाउन की हलचल, लेटेस्ट स्कैंडल, स्टार्स की सेटिंग, फर्स्ट लुक, हॉट लुक, सब कुछ मिलेगा यहाँ। बीटाउन की न्यूज जोड़ाएगा स्टार्स की व्यूज। बॉलीवुड 1 सोमवार से शनिवार शाम 5:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सच्चाई से सरोकार रखते हैं हम। हर खबर को खबर में जिंदा रखते हैं हम। हर मुद्दे पर समय से लड़ते हैं हम। देश की खबर का सच है हम, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1। खबर की आपाधापी में कोई खबर न जाए छूट। हम उठाते हैं खबरों और मुद्दों पर पड़ी धूल, क्योंकि हम बनाते हैं खबरों के अंदर की खबर। समस्या का अभी हमें 7 महीने हो गए हैं, अभी तक क्यों नहीं निदान हो रहा है? हम लोग इंसान हैं कि जानवर हैं? इसीलिए हर खबर पर चैनल 1 रखता है अपनी पैनी नजर। नमस्कार, खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सिद्धार्थ। नरेंद्र मोदी की रैली से ठीक पहले पटना धमाकों से दहल गया। एक के बाद एक 14 धमाके हुए, जिसमें 5 लोगों की मौत और 80 से ज्यादा घायल हो गए। पूरे शहर में सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन सूबे के मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमले की खुफिया जानकारी नहीं थी। मोदी की हुंकार से पहले पटना में सीरियल ब्लास्ट, लोगों में फैली दहशत। नीतीश के राज में मोदी की रैली से पहले बिहार की धरती सीरियल ब्लास्ट से दहल गई। एक के बाद एक कई धमाकों में 5 लोगों की मौत हो गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक धमाके में टाइमर बम का इस्तेमाल किया गया। पहला धमाका पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे बने टॉयलेट में करीब 9:15 बजे हुआ। आनंद फानन में धमाके में घायल हुए शख्स को पटना मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। बम निरोधक दस्ते ने मौके पर पहुंच के दूसरे बम को डिफ्यूज कर दिया। लोग थोड़ा सहमे ही थे, तभी दूसरा बम एलिफिस्टीन सिनेमा हॉल के सामने फटा। जिस जगह धमाका हुआ
वो रैली से 2 किलोमीटर दूर है। तीसरा धमाका जेपी चौराहे के पास हुआ, जिसे पुलिस ने खाली कराकर इलाके को सील कर दिया। मोदी की रैली की भीड़ जब गांधी मैदान पहुंची तब एक जिंदा बम बरामद हुआ और एक के बाद एक 4 धमाके हुए। अफरा तफरी के माहौल के बीच रैली का बड़ा हिस्सा रैली स्थल से बाहर निकल गया। खबर है कि सभी धमाकों में देसी बम का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि पुलिस ने एक संदिग्ध को घटनास्थल से गिरफ्तार कर लिया है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने सीरियल ब्लास्ट को साजिश करार दिया। इन घटनाओं से लोगों का नरेंद्र मोदी के प्रति विश्वास कम नहीं होगा। आज कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के साथ जो भी खड़ा दिख रहा है उसके खिलाफ एक जन आक्रोश है, गुस्सा है और कांग्रेस के कुशासन को उखाड़ फेंकने का लोगों में संकल्प है। ऐसे हालात में इस तरह के ब्लास्ट, इस तरह के जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं से लोगों में जो विश्वास है मोदी जी के प्रति और बढ़ेगा और जो लोग इस तरह की घटनाओं को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं उनके प्रति आक्रोश और। वहीं कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने दंगों की निंदा करते हुए बिहार सरकार से ब्लास्ट के आरोपियों को देश के सामने लाने की मांग की। बिहार की सरकार को चाहिए कि तमाम बातों पर गौर करे, गुनाहगारों को पकड़े और इसमें यह भी देखना पड़ेगा कि कुछ संगठन शायद सोचते हैं कि इस तरीके की हरकत से उनको फायदा पहुंच सकता है, लेकिन इस तरीके का काम जिसने भी किया है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उसका चेहरा देश के सामने आना चाहिए। असुरक्षा के माहौल के बीच एनआईए के 7 सदस्यों की टीम पटना भेज दी गई है। वहीं गृह मंत्रालय ने बिहार सरकार से घटना की रिपोर्ट मांगी है, लेकिन सवाल यह है कि मोदी की रैली में लाखों की संख्या में लोगों के आने का अनुमान था, लेकिन सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात होने के बावजूद ब्लास्ट का होना कई गंभीर सवाल खड़े करता है। न्यूज डेस्क, चैनल 1 न्यूज। चलिए इसके पहले चर्चा शुरू करें। सबसे पहले सुना दें आपको नीतीश कुमार, आखिर उन्होंने क्या कहा इस पूरे मसले पर, सुनिए जरा। वो अंजाम करने के पीछे उद्देश्य होगा कि बिहार में जरूर वातावरण बिगड़े, खराब स्थिति उत्पन्न हो, हमारा राजनीतिक विरोध हो सकता है, लेकिन इस मामले में कि समाज के माहौल को कोई बिगाड़ना चाहे, ऐसे तत्वों के साथ एकजुट होकर निपटना चाहिए। आज हम सरकार में हैं तो हमारे ऊपर जो चाहे कोई आरोप लगा दे गवर्नमेंट के बारे में, इसके फेलियर के बारे में, किसी भी चीज के बारे में, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन सब बोधगया का ब्लास्ट हुआ है तो एनआईए को दिया गया है, वो उसकी जांच कर रहे हैं, हर प्रकार से हो रहा है, लेकिन हम इस तरह की बात नहीं कहना चाहेंगे। राजनीति में विरोध होगा और अगर कोई बात कही जाती है और चाहे जितनी तीखी बात भी कही जाती हो, हम उसका उत्तर देने में सक्षम हैं। सुरक्षा के चूक का विषय नहीं, हमने एक्सप्लेन कर दिया। चूक तो उसे कहते हैं कि सुरक्षा जो होनी चाहिए थी वो नहीं थी। एक ऐसी घटना घटी है जिसके बारे में तो किसी को कोई आशंका या अंदेशा, मैं नहीं समझता हूं कि आयोजकों को भी कोई अंदेशा या आशंका हुई होगी। अगर होती तो वो बताते, या किसी प्रकार का इंटेलिजेंस इनपुट नहीं, और बिहार में ऐसा कभी हुआ नहीं है। चलिए तमाम मेहमान साहब का तारुफ हम करा दें, हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक एक करके। सबसे पहले हमारे साथ अशोक सिंह साहब भी जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, इसके अलावा शक्ति सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, जेडीयू की ओर से संदीप दुबे जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार फजल इमाम मलिक जी भी हैं, इसके अलावा राजीव त्यागी जी हैं कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं इस चर्चा के अंदर। संदीप जी, सबसे पहले आशंका या अंदेशा नहीं था, नीतीश कुमार के शब्द हैं। अब उन्हें आशंका भी नहीं थी, उन्हें अंदेशा भी नहीं था, फिर भी हो गया, आयोजकों ने भी नहीं कहा। क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि वो प्रोएक्टिव रहे? क्यों आप जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं? आप ऐसी बात क्यों कह रहे हैं कि हम जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं? कहाँ ली सिद्धार्थ जी, बात बहुत साफ गोई से कहना चाहिए और समझने की आप कोशिश करिए।
जब भी कोई रैली होती है प्रशासन से अनुमति होती है और अनुमति थी और प्रशासन पूरी तरह से लगा हुआ था और प्रशासन ने वहाँ जानकारी जो मुहैया कराई थी सरकार को वो यही कराई थी कि वो पूरी तरह से रैली को देख रहे हैं कि कोई अप्रिय घटना ना हो। देखिए यहाँ पे ये चीज़ें हैं कि आईबी से भी कोई अलर्ट नहीं था जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा। और दूसरी जो सबसे इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ये करने वाले लोग थे है ना, अगर उन्होंने सातिराने अंदाज से किया है तो 1-2 दिन का समय मांगा है, सब दूध पानी का पानी हो जाए। कुछ हासिल नहीं हुआ नहीं, एनआईए की टीम जांच करे। आपको तो हम सब कुछ बता नहीं सकते साहब। आप सिद्धार्थ जी, आप अगर कैमरे के सामने कहें कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो आके आपको रिपोर्ट करे है ना और लोगों को रिपोर्ट, अरे वो काम करे, उसको काम फरवरी 2013 में, एक मिनट, फरवरी 2013 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने खुफिया रिपोर्टों के आधार पर बिहार के पुलिस महानिदेशक और मुख्य सचिव से बोधगया मंदिर के ऊपर सुरक्षा बरतने की बात कही थी। तब भी आपने मंदिर का जायजा नहीं लिया, तब भी कुछ नहीं हुआ। अब आप आप ऐसी ब्लेम कैसे हम पे डाल सकते हैं? ये कहा गया है सर, इनपुट है। आप ऐसी ब्लेम कैसे डाल सकते हैं? गृह मंत्रालय ने कहा है। इनपुट की बात कर रहे हैं हम, उस इनपुट को हमारी सरकार अगर स्वीकार करे, अगर हमारे पता हो कौन सरकार, कौन ऐसी सरकार है जो चाहेगी जो सामाजिक सौहार्द है? सिद्धार्थ जी, कोई ऐसी सरकार चाहती है जो सामाजिक सौहार्द है वो बिगड़े? हम सभी समाज के वर्गों को साथ लेके चलने की बात करते हैं। इससे किसको फायदा? हम अपने बिहार को बिहार बनाने की बात करते हैं। एक और सुन लीजिए सर, एनआईए ने बिहार सरकार को चेतावनी दी थी कि बिहार के अंदर इंडियन मुजाहिदीन के आतंकियों के भर्ती के केंद्र और छिपने के ठिकाने पर तेजी से ये उभर रहा है। इसके बाद में आपने आरोप लगाना उल्टा एनआईए पे शुरू कर दिया, क्यों? देखिए सिद्धार्थ जी, आप बार बार इस तरह की बातें करके, और ये आज का जो दिन है सर, इस घेरने का और एक दूसरे पे दोषारोपण करने का दिन नहीं है। आज इस समस्या के समाधान का दिन है कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं दोबारा ना हो और कैसे हम लोग मिलजुल के इस पे काम करें। अगर इसको भी आप राजनीति, हर चीज को आप राजनीति से तोलेंगे और राजनीति में देखेंगे और बार बार इस तरह की बातें करेंगे तो जो समृद्ध होता बिहार था, जो मजबूत होता बिहार था, जो आदर्श स्थापित करना जो सबको साथ लेके चलने वाला बिहार तो कैसे बनेगा? उसमें तो सबका सहयोग चाहिए। ठीक है सर। राजीव जी, केंद्र से आपके इनपुट्स आते हैं, क्यों आपको सीरियसली नहीं लिया जा रहा? क्या आपको भी यही लगता है कि बस सोच विचार किया जाए? मेरे साथी जो जनता दल यू से बोल रहे हैं उनकी बात पे आने से पहले मैं अपनी सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहूंगा उन लोगों को जी, जो लोग बाग इस बम हादसे में मारे गए और जो घायल हुए, उनके प्रति संवेदना व्यक्त करना चाहूंगा। प्रजातंत्र में इन सब चीजों का कोई भी जगह नहीं है कि प्रजातंत्र में हम गोली या बम की बात करें। प्रजातंत्र में संवाद की बात होती है, शिष्टाचार की बात होती है, सिद्धांत की बात होती है जी। जो होनी चाहिए, जो आज हुआ वो बहुत दुखद दिन है प्रजातंत्र के लिए, भारत के लिए। मैं ये कहना चाहूंगा कि घटना चाहे वो बीजेपी के रैली स्थल पे हो या कांग्रेस के हो या जनता दल यूनाइटेड के हो, समाजवादी पार्टी के हो, कहीं भी इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। इस पर हमें कार्य करना चाहिए। एनआईए या गृह मंत्रालय अगर समय समय पर राज्यों को कोई सूचना भेजता है तो वो ये स्पेसिफिक नहीं है कि ये सूचना सिर्फ 1 महीने के लिए है। जैसे सिद्धार्थ जी आपने कहा अभी कि आईएम के, इंडियन मुजाहिदीन के कैंप्स के बारे में सूचना भेजी एनआईए ने और गृह मंत्रालय ने, तो उस पर बिहार गवर्नमेंट को कंटिन्यूस काम करना होगा। ये देखना होगा, लगातार नजर रखनी होगी कहां कहां ऐसी चीजें हो रही हैं और इन चीजों से बचाव करने के उपाय करने पड़ेंगे। आज ये कह देना कि नहीं साहब इसको आप राजनीति में न घसीटें, इसमें आप इस तरह की टिप्पणी न करें, तो मेरे जो पूर्ववर्ती साथी ने कहा वो दुखद बात है। जवाबदेही सर सरकार को लेनी चाहिए कि नहीं? देखिए, ऐसा जवाबदेही इसलिए लेनी चाहिए कि जब कोई भी सरकार हो XYZ, जवाबदेही से मतलब मेरा ये है कि अगर प्रशासनिक चूक आप इसे मानते हैं कि नहीं मानते? प्रशासन है, पूरा जो प्रशासन है, उस प्रशासन को निश्चित रूप से प्रशासन की जवाबदेही बनती है और नीतीश सरकार को उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है आपकी ओर से। अशोक जी, जरा आप समझाइए स्थिति को, कैसे आप देख रहे हैं पुलिस बात को? देखिए सिद्धार्थ जी, सबसे पहले तो मैं उन मृतक और जो घायल हैं जी, उन सबके प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ। और अभी संदीप दुबे जी और राजीव त्यागी जी बोल रहे थे, चूँकि दोनों ही इस समय वहाँ सरकार में हैं, एक ने बाहर से समर्थन दिया और एक पूरे उसमें है, और दोनों का भाषा संभवतः एक जैसा है। अभी संदीप जी जो कह रहे थे वो आप भी सुन रहे थे और मैं भी सुन रहा था, और राजीव जी जो कह रहे हैं बहुत अच्छा बोल रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूँ। आज पूरे भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, 1-2 घटनाओं को अगर हम छोड़ दें,
राजीव गांधी जी का या उनका, तो लेकिन उसमें जो विदेशी ताकत थी वो उस पर था, वो और वो घटना नहीं, एक वो भी व्यक्ति को इतिहास की टारगेट बहुत किया बड़ी था। घटना है। एक मिनट आप जी अपनी बात। राजीव जी सुनिए, एक व्यक्ति का टारगेट था, लेकिन भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जो आम जनता को सीरियल वाइज टारगेट किया गया। 7:45 बजे से शुरू हुआ और 10:30 बजे तक ये घटनाएं चलती रही, और ऐसी स्थिति में जबकि राष्ट्रपति जी को बिहार में आना था, और ये जो कह रहे हैं मेरे दोनों मित्र कि भाई इसमें इंटेलिजेंस को नहीं पता था या मुझे कोई सूचना नहीं मिली, मैं इसको बिल्कुल सिरे से नकारता हूँ। मुख्यमंत्री जी इसको बचने का प्रयास कर रहे हैं, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ। अभी आपने देखा होगा आज पूरे दिन जब जैसे घटना हुई, भारतीय जनता पार्टी के बाकी बड़े नेताओं ने भी वहाँ शांति व्यवस्था बनाने के लिए आह्वान किया, लेकिन जैसे ही मैं टीवी पे दूसरे समय देखने लगा तो साबिर अली जी डिबेट में थे, उन्होंने सीधे ही छूटते भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा दिया। अभी सत्यव्रत चतुर्वेदी जी का बयान ऐसे ही आ गया। अभी आपने जो ट्वीट देखा है दिग्विजय सिंह जी का, इतना घिनौना ट्वीट किया उन्होंने कहा कि मोदी जी यहाँ पहुंचे ऐसा होना था। अभी तारिक अनवर जी का बयान आ गया। आप कहते हैं कि ऐसे में राजनीति नहीं होनी चाहिए, जो मर गए उनके प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए, उसके ऊपर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। हम सीधा कहना है। भारतीय जनता पार्टी चाहती तो मंच पर भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ भी बोल सकते थे जी, लेकिन वातावरण न खराब हो, हाँ, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उसको दबाए रखा, हाँ, और उसको शांति बहाल के अनुरोध किया। ठीक है, लेकिन इस विषय पे भी बैठ के, और जिनकी जिम्मेदारी बनती है सुरक्षा व्यवस्था संभालने की, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे अगर इंटेलिजेंस का रिपोर्ट नहीं है, हाँ, तो इसमें फेलियर कौन है? झूठ कह रहे हैं फिर नीतीश कुमार जी? इसमें फेलियर कौन है? नहीं, नीतीश कुमार जी का झूठ कह रहे हैं। आप देखिए 4-10 दिन पहले से मोदी जी के पोस्टरों पे कालिक पोते जा रहे हैं। ठीक है, और उसी दिन आज नीतीश जी को जब कह रहे हैं इनपुट का उनके पास पूरा इनपुट था, मैं और अब वो प्रशासनिक झूठ बोल रहे हैं। उनकी तरह भाषा यूज नहीं कर रहा हूं जिस तरह वो कर रहे हैं। आपकी अगर कहीं भी देखिए, मैं बता रहा हूं, मुख्यमंत्री आप हैं, सरकार आपकी है, और कहीं ऐसी नाकामियां हुई तो निश्चित रूप से जिम्मेदारी आपकी बनती है, हाँ, और अगर ये चूक हुई तो आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ठीक है, चलिए, और आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना चाहिए कि जहां भी जिस तरह चूक हुई उस पर कार्रवाई होगी, और आपने क्लीन चिट दे दिया अधिकारियों को भी। हाँ, इस पे भी मैं आऊंगा, पर शक्ति जी जल्दी से कैसे इसको देखा, किस तरीके से इस पूरी बात को देखा जाए? हम क्या माने, हम बोधगया के बाद जहां थे आज भी वहीं है कि नहीं, क्या आगे बढ़े, क्या लगता है आपको? नहीं, ये घटना जो हुई है ये निश्चित तौर पे चिंताजनक है। बिहार राजनीतिक तौर पे बहुत ही एक्टिव स्टेट रहा है, और इस तरह के कार्यक्रम जो आयोजन है वो बहुत ही वहाँ बड़े पैमाने पर होते हैं। राजनीतिक रैलियों का जो आयोजन होता है जी, और बिहार का जो संदेश होता है, नहीं मैं इसमें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए पिछले 10-15 सालों में राजनीतिक रैलियों में लोगों ने जाना छोड़ दिया है, या नेताओं को सुनना छोड़ दिया है जाकर, ठीक है। और जो लोग बुलाए जाते हैं वो बहुत ज्यादा मैनेज करके बुलाए जाते हैं, लेकिन बिहार अभी भी वो प्रदेश है जहां लोग स्वतः, प्रशासनिक चूक कैसे नहीं है, क्या लगता है? स्वतः आते हैं अभी भी इन रैलियों में, राजनीतिक कार्यक्रमों में, और ऐसी स्थिति में जब इस तरह की घटना होती है और उसको आप गंभीरता से नहीं लेते हैं या राजनीतिक तराजू पर तौलने का काम करते हैं, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये प्रशासनिक फेलियर है। क्योंकि अगर एक बम ब्लास्ट हुआ तो उसके बाद क्या उपाय किए वहां के लोकल प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने, या क्या सर्च ऑपरेशंस चलाए, क्या उन्होंने क्या अलर्ट किया, या लोगों को किस तरह से पहले से सूचित किया गया था, इस तरह की कोई घटना होती है तो क्या वो किस तरह के एहतियात बरतें। इस तरह की घटना अगर होती है, और ये तो संजोग आज अच्छा था कि इतनी बड़ी भीड़ में जो घटनाएं हैं वो दूसरे रूप में नहीं आई, ठीक है, और जो वहां लोग उपस्थित हुए थे उन्होंने शायद अपने को संयमित रखा। तो कुल मिलाकर पर यहाँ तो नीतीश जी खुद एक अलग बात ये कह रहे हैं कि आयोजकों ने भी उन्हें नहीं बताया, पर आयोजक बताया मुख्यमंत्री को तो शायद नहीं, ये आयोजक बताएंगे कि मेरे यहाँ बम ब्लास्ट हो रहा है। फजल मलिक साहब जल्दी बता दीजिए, क्या लगता है आपको ये कि जो बयानबाजी अब शुरू हो गई है, एक जो है बात अपनी पूरी तरह लेने को तैयार नहीं, बहुत सोच फूंक के कदम उठा रहे हैं नीतीश कुमार? सिद्धार्थ, मुझे 2 बात कहनी है। पहली तो ये कि आज जिस तरह की राजनीति इस देश में हो रही है, मुझे लग रहा है कि ये सारी चीज़ उसी तरफ ले जा रही कि आप जिस तरह से लोगों की भावनाओं के साथ तमाम दल खेल रहे हैं, उस भावनाओं को इसी तरह से कहीं न कहीं भड़काने का काम। दूसरी चीज़,
कि आज राजनीति अगर इस स्तर पे पहुंच जाएगी जहां के रैलियों में इस तरह का विस्फोट किसने किया, अभी ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। लेकिन बिहार का मुझे लगता है कि इस देश में किसी राजनीतिक रैली में इस तरह के विस्फोट की शायद ये पहली घटना होगी मेरी जानकारी में जहाँ तक है। और ये अपने आप में बहुत चिंता का विषय है। चिंता का विषय है कि इसलिए भी है कि सियासी दलों की जो आपसी रस्साकशी है, वैचारिक तौर पर हम एक दूसरे से बहुत अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह की घटनाएं रैलियों में राजनीतिक दलों के आखिर इस तरह की चीज़ें अगर होंगी, हालांकि नेताओं के बीच इस तरह की दुश्मनी रहती है, प्रतिद्वंद्विता रहती है और वो एक दूसरे पर हमले करते हैं, चूंकि अपराधीकरण जिस तरह से राजनीति में हुआ उससे अलग ये चीज़ है। ये बहुत गंभीर मसला है और इस पर राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को, दोनों को और सारे दलों को इस पर गंभीरता से सोचना होगा, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर ये ट्रेंड चला तो ये देश का किधर जाएगा हम बहुत सोच अगर के नीतीश कुमार ये कहते हैं कि वहां प्रशासन की चूक नहीं है और ये तरह घटनाएं हो रही हैं, तो फिर सवाल ये भी उठेगा कि अगर कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है तो फिर सरकार वहां क्या कर रही है? सरकार क्या नैतिक जिम्मेदारी भी ना ले? ठीक है कि हर जगह हर चीज को वोट बैंक से जोड़कर देखा जाना चाहिए। इस पर बात होगी छोटे से ब्रेक के बाद में, जल्द लौट रहे हैं। नहीं है बॉस। 1 रुपया नहीं है मतलब? अरे मतलब छुट्टा नहीं है। नहीं है तो आप लेके आओ, जाओ। छोड़ ना, 1 रुपया में क्या कर लेगा तू? पिगी बैंक में डालूंगा। तुझे क्या प्रॉब्लम है? मेरे को मेरा 1 रुपया चाहिए। अच्छा 1 मिनट, करीना पसंद है बॉस। क्या? ये देखो। क्या है ये? वीडियो है 1 रुपए में। देखो देखो पूरा देखो। देखो वीडियोस 1 रुपए में। 52010 पे कॉल करो, क्लिक करो, चूज करो, एंजॉय करो। 1 रुपए में फुल मस्ती। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के, पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और ये है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं। तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद में। हम बात कर रहे हैं कि आखिर किस तरह से काम हो रहा है और क्या इस तरह से अगर जांच का हवाला दे करके, ठीक है जांच तो होगी ही, पर तेजी उसके अंदर कब आएगी, कब निर्णय हमें कब मिलेंगे सुनने के लिए, ये एक बहुत बड़ी बात है। संदीप जी जरा बताइए, हमें समझाइए कि क्यों ये हमें आगे ये फैसले पर कब हम लोग आएंगे। एनआईए की आप बात कर रहे हैं, मैं मान सकता हूं कि वो उसमें वक्त लगेगा, पर अपनी ओर से सरकार क्या कर रही है? सरकार का भी तो खुद का एक इनपुट होता है, सरकार का भी तो खुद का एक इंटेलिजेंस होता है, वो कहाँ है? सिद्धार्थ जी, सरकार अगर काम नहीं कर रही होती, आज शांति व्यवस्था बहाल है बिहार में, तो क्या होता? देखिए, मैं इस बात पे आपसे सहमत नहीं हूं कि आप बार बार सरकार पे दोषारोपण करें, क्योंकि कौन जिम्मेदारी लेगा सर? संवैधानिक रूप से चुनी हुई सरकार वहां पर है। ये समय देखिए संदीप जी, देखिए जब आज इस तरह की मेरी बात तो पूरा हो जाए, समय का हवाला देकर चीजों को रोक मलिक साहब, मेरी बात तो सुन लीजिए, सरकार बात तो सुन लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए साहब। राजनीति भले न हो लेकिन सरकार की जिम्मेदारी बनती है। बात तो सुन लीजिए, अच्छी बात है आप सरकार को का दोषारोपण करें, आप हमारी बुराई बताएं, हम अपनी बुराई अगर हमारे अंदर होगी हम उसको और सुधारेंगे, हम और मजबूत करेंगे। सर हम नहीं चाहते किसी की मौत होने के बाद चीजें इस तरह से सामने आप बड़ी बात तो सुन लीजिए साहब, सुनने को सिद्धार्थ जी तैयार नहीं। बोलिए, आप बोल रहे हैं, सुन रहे हैं हम लोग, सुनिए। जो बिहार में आज जो भी स्थिति है और जो कुछ भी हुआ, हम सब शर्मसार हैं, खास तौर से क्योंकि उस तरह की वहां पे माहौल कभी रहा नहीं है। वहां राजनीति बहुत मजबूत रही है, भाईचारा का पैगाम बराबर बिहार देता रहा है, सबको साथ लेके चलने का पैगाम देता रहा है, सबको समृद्ध करने का पैगाम देता रहा है। अचानक इस माहौल में खराबी कहां से आई, कहां से दिक्कत हुई? बीजेपी के मित्र व्यक्तिगत लांछना लगा रहे थे अशोक भाई, जब तक इनके हम साथ थे सब कुछ ठीक था। मैं नहीं लगा रहा हूं, मैं नहीं लगा रहा हूं। मेरी बात भारतीय जनता पार्टी के किसी भी पेट में इनको इतनी दर्द हुई सत्ता से जाने के बाद, और हर बात को इस तरह राजनीतिक कर देते हैं, समाज का जो सौहार्द है वो बिगड़ गया। आपके व्यक्तिगत तौर पे इस तरह एक मिनट साबिर अली जी ने सीधे किस तरह से बिहार सरकार काम करती है मैं बताता हूं। एक मिनट सर, बिहार सरकार किस तरह से काम करती है इसकी वानगी मैं आपको देता हूं। आतंकवादियों ने फरवरी 2013 में जो हैदराबाद के अंदर बम विस्फोट हुआ था, उसमें 16 लोगों की मौत हुई थी।
एनआईए ने उसके सऊदी अरब जाने की, वहां पर एक अरुण यादव करके आदमी था, उसकी पुष्टि की थी। तलाशी अभियान के दौरान उसके पास से नेपाली पासपोर्ट बरामद किया गया था, उसके नाम से फर्जी नाम पते पे जो बनाया गया था, और उसको गिरफ्तार करने के लिए यह सबूत पर्याप्त था। एनआईए ने ऐसा नहीं किया, मात्र सिम कार्ड वो लेकर के वहां से आ गए। वो सिम कार्ड जिसके ऊपर हैदराबाद से जो ब्लास्ट हुए थे उससे कॉल किया गया था, और वो सिम कार्ड उसके पास ही था। उसे वहां से गिरफ्तार किया गया, वहां से उसे लेकर के आया गया। न सरकार ने अपनी ओर से कोई कदम उठाया, गिरफ्तारी उसकी नहीं हो पाई, खाली सिम कार्ड आप लेकर के आ गए। अब आप दोषारोपण कर रहे हैं, क्या बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, क्या अच्छा काम कर रहे हैं सिद्धार्थ जी? आप मीडिया ट्रायल करें, बहुत अच्छी नहीं, बात क्या है। मीडिया ट्रायल? हम सत्य बता रहे हैं जब तक आप किसी के खिलाफ सबूत नहीं हो, सुन क्यों नहीं रहे? हम किसी के खिलाफ नहीं और किसी के पक्ष नहीं क्यों है। आप काम देखिए, नहीं पुलिस कर जो काम करती है, प्रशासन में बैठे लोग काम करते हैं, वो सबूत, ठोस सबूत के आधार पे काम करते हैं, और ठोस सबूत प्रशासन ढूंढ रही है, और जब भी मिलता है वो बक्सा नहीं जाता। ढूंढ ही रहे हैं, न्यायपालिका, वहां के पुलिस प्रशासन में बैठे लोग अच्छा काम कर रहे हैं। हम जिस बिहार की परिकल्पना आप नहीं कर सकते। हमने एक व्यवस्था परिवर्तन का माध्यम बिहार को बना रखा है। आज इसी बात को तो हमें दुख है, हम खुद दुखी हैं कि आज जिस तरह का माहौल बिहार में बनाया जा रहा है, लोगों के सामने सौहार्द के साथ जिस तरह से खिलवाड़ हो रहा है, दूध का दूध, पानी का पानी, आपको देखने को मिलेगा। बिहार की जनता को एक चीज सिद्धार्थ में बता कुछ करके दिखाइए। सिद्धार्थ जी, हम कर रहे हैं, हम उनको आगे ले जाएंगे। हमें बिहारी होने पे गर्व है, हम उस बिहार को आगे लेके जाएंगे। राजीव जी, क्या ये ट्रेंड शुरू हो चुका है कि नहीं? सभी अपने बिहारियों के सौहार्द की जरूरत है। ठीक है राजीव जी, दुख तो सबको है, हम दुख से इनकार नहीं कर रहे हैं, पर जनता देखना चाह रही है किस तरह से काम हो जमीनी तौर पर। यासीन भटकल को पकड़ा गया, सबकी तारीफ हुई उसके अंदर उस काम में, जिस तरह से उसको पकड़ के काम किया गया। क्या ये पॉसिबल नहीं है बिहार सरकार के लिए कि खाली दुख के आड़ में चीजों के ऊपर अब पर्दा डाल दें? देखिए, अगर इस बात पे जाएंगे कौन आतंकवादी पकड़ा गया, कौन कहां से लाया गया, तो सरकार ने, केंद्र सरकार ने कभी करीब 26 से 30 देशों के साथ ट्रीटी की है, एक्सट्रेडिशन ट्रीटी कहते हैं जिसको, जिससे कि हमारे यहाँ का वांछित अपराधी बाहर से लाया जा सकता है। वो केंद्र सरकार ने ऑलरेडी की है, यूपीए सरकार ने की है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि लोकल स्तर पर इंटेलिजेंस जो है बिहार सरकार की, और लोकल स्तर पर जो प्रशासन है बिहार सरकार का, उसकी भी एक नियत जिम्मेदारी बनती है कि एनआईए जब पिछले 6 महीने पहले एक एडवाइजरी जारी कर चुकी थी कि बोध गया में ब्लास्ट हो सकता है, तो उसके बाद सिर्फ बोध गया स्पेसिफिक नहीं होता है, पूरा बिहार उसमें जब आईएम, जैसा कि आपने अपनी स्टोरी में अभी बताया सिद्धार्थ जी, कि इंडियन मुजाहिदीन के कैंप्स के बारे में, इंडियन मुजाहिदीन के बारे में भी बिहार गवर्नमेंट को एडवाइजरी जारी करी गई। तो उस पर अगर सतर्क रहती बिहार गवर्नमेंट का प्रशासन, तो निश्चित रूप से इस तरह की घटना नहीं होती। मैं बार बार कहता हूं, मैं उस पार्टी से संबंध रखता हूं जिस पार्टी ने अंग्रेजों के विरुद्ध नॉन वायलेंस मूवमेंट चलाया। हम लोग बात तो गोली और डंडे की बात और बम की बात कतई नहीं करते हैं। राजनीति में इन तीनों चीजों का कोई स्थान नहीं। पर जो कर रहा है उसे पकड़ना भी तो पड़ेगा ना सर, वो जिम्मेदारी सरकार की नहीं है क्या? देखिए, उसके लिए निश्चित रूप से बिहार सरकार को मैं कहना चाहूंगा कि बिहार सरकार को इसमें जल्द से जल्द इसको बेनकाब करना चाहिए। जो ऐसे लोग प्रजातंत्र के ढांचे पे चोट करने का काम किया है, उन लोगों को बेनकाब करना चाहिए। राजीव जी, जो बोध गया जांच जिस स्तर पे चल रही है उसमें राज्य सरकार के काम से खुश हैं आप? नतीजा कुछ अभी तक नहीं आया, कुछ नहीं मिला है अभी तक, खाली स्केच जारी हुआ था। देखिए, इंटेलिजेंस की जो जांच होती है वो पुख्ता सबूतों पे होती है, और उन पुख्ता सबूतों को इकट्ठा करने में, क्योंकि जब आतंकवादी कोई कार्य कर जाते हैं उसके बाद उनके पुख्ता सबूत इकट्ठा करने, जिससे कि कानून में कहीं कोई लैप्स न रह जाए, कानून में कोई लैप्स न रह जाए, और कहीं ऐसा ना हो कि पुख्ता सबूतों के अभाव में एक कल्प्रिट छूट जाए, तो उसमें टाइम लगता है थोड़ा। राजीव जी की बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है। उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस ऐसा काम कर रहा है, लेकिन इंटेलिजेंस ने कई ऐसे लोगों को भी पकड़ा है जिनके पास। फजल इमाम साहब, आपको मैं कहना चाहूंगा, आप आ जाइए फिर इंटेलिजेंस में। नहीं, इंटेलिजेंस की बात ये बता रहा हूं कि महीनों अभी आप जो बात कर रहे थे, सालों लोग कसूर लोगों को पकड़ के ले गई है, और आपकी सरकारों ने पकड़ा है। क्या कर सकते हैं हम लोग? आपकी सरकारों ने पकड़ा है। अगर पुख्ता सबूत नहीं लाए गए तो ये आपकी सरकार का फेलियर हो। 12-12 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार का फेलियर 12-12 साल के बाद छोड़े हैं, चुकी है वहां पर 12-12 साल के बाद छोड़े हैं, 10-10 साल के बाद छोड़े हैं। ये आपकी सरकार है, महाराष्ट्र में हो, ये कर्नाटक। अरे इमाम साहब, बिहार की बात कर रहे हैं कि बहस को किसी और तरफ ले जाए। बिहार के बारे में संदीप जी ने कहा कि बहुत जांच होगी। पिछले अगस्त में नवादा में सांप्रदायिक दंगे हुए,
वहां का कलेक्टर बहुत अच्छा काम कर रहा है। बिहार की रैली पे बात कर रहे हैं, सांप्रदायिक दंगों मैं बात कर रहा हूँ, सारी चीज इसी से जुड़ी हुई। राजीव जी आपकी आपकी दुखती रग पे हाथ जाएगी अभी हो रही है। आपके नेता इंदौर में जाके मुजफ्फरनगर की बात करते हैं। दुखती रग पे चलिए सर, मैं बात करता हूँ इस पे एक हवाला और दूंगा सर जल्दी से। राजीव जी ठीक है ना, आ रहे हैं बिहार पे बात। सिद्धार्थ वहां किन लोगों ने वो दंगे करवाए अभी तक नहीं पकड़ा है, बोध गया में नहीं हुआ, तो आखिर कितने दिनों तक इसकी जांच तो और जल्दी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें राजनीतिक दलों को के कार्यकर्ताओं को जिस तरह रैली में निशाना बनाया गया है, अगर इस पे गंभीरता से और जल्दी कार्रवाई नहीं वोट बैंक की चिंता है, निश्चित तौर पे वोट बैंक की चिंता है, वही कहना चाहता हूं, निश्चित तौर पे वोट बैंक की चिंता है। मैं सिद्धार्थ वही कहना चाहता हूं कि जिस ओपन करें, जिस व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं जनता दल यूनाइटेड के नेता, क्या यही व्यवस्था परिवर्तन है कि सिर्फ चुनाव के लिए वोटों के लिए कर रहे हैं वहां की जनता को विभाजित करना, और जो चीजें वहां के समाज के लिए हितकर नहीं है। आप पत्रकार की तरह नहीं बात कर रहे हैं, आप लगता है कि किसी पार्टी विशेष पार्टी बन जा रहा है। अरे पार्टी बनने की जरूरत नहीं है हमें, इस आज की डेट में कम से कम बीजेपी के आज की डेट में तो हम लोग कम से कम बीजेपी का प्रवक्ता हो जाता है। सिद्धार्थ जी कैसे मिलजुल के काम करें, कैसे आगे इस तरह घटना आप बताइए, गले काटते रहे, आप गलत चीजों का प्रचार करते रहे, हम चाहेंगे कि वहां पे इस तरह की बातों क्या बात आप बना दे रहे हैं उन लोगों को जो लोग इस तरह के कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल, एक मिनट जी अशोक जी। सिद्धार्थ जी, इनकी सरकार है, ये नहीं चाहेंगे कैसा हो, मैं मानता हूं जी, लेकिन आपकी सरकार में आज से 5-7 दिन पहले तक लगातार पोस्टरों पे काली पोते जा रहे थे, वहां पे राष्ट्रपति महोदय आने वाले थे, ये सारी चीजें जी अगर पोस्टर पे कालिक पोते जा रहे थे, बार बार ठीक है, अगर आपके पास हाजमा नहीं है बर्दाश्त करने के लिए और आप ये कंप्लेंट की कॉपी दिखाइए, आप लोग छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ये संविधान बना रहे हैं। ठीक है, छोटा सा ब्रेक अशोक जी छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं, ब्रेक के बाद चर्चा फिर शुरू करेंगे। सदी बनेगी हिंदुस्तान के गौरव की सदी, जब आजाद भारत के शिल्पकार सरदार पटेल की महानता को विश्व के सामने उजागर किया जाएगा। 21वीं सदी की शुरुआत में हिंदुस्तान में निर्माण होने जा रहा है एकता, अखंडता और सम्मान के एक ऐतिहासिक प्रतीक का। न्यूयॉर्क के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से दुगना, रियो डी जानेरो के क्राइस्ट द रिडीमर से 5 गुना और विश्व का सबसे बड़ा स्मारक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा, जिसका शिलान्यास करेंगे गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर 2013 सरदार की जन्म जयंती के अवसर पर। सरदार साहब का एक विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा स्मारक बने और इस स्मारक को बनाने में आप भी हिस्सा लें। सरदार ने देश को एक बनाया था, हम उसे श्रेष्ठ बनाएंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है, आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए, आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। सगों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं। तू चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते हैं। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन, जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे सगों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद सुशील कुमार मोदी ने क्या कहा, इस पूरे मसले पर सुनिए जरा। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और जदयू के लिए प्रवक्ताओं के जिस तरह के घटिया बयान आए, तो उनसे कहना चाहूंगा कि इस समय इस प्रकार की
गंदे और ओछी बयानबाजी न करें। यानी होम मिनिस्ट्री का बयान नहीं आया, गृह मंत्री का बयान नहीं आया है और उन लोगों का बयान आ गया जिसका RSS का हाथ है, बीजेपी का हाथ है, इन्हीं लोगों ने करवा दिया। इस तरह के ओछे और घटिया बयान देकर देश के माहौल को खराब करने का प्रयास न करें। जो पूरी घटना तो साफ तौर पर ओछी बयानबाजी की बात कर रहे थे सुशील कुमार मोदी, और यहीं से मैं राजीव जी के पास जाना चाहूंगा। राजीव जी, ठीक, आप क्लीन पॉलिटिक्स की बात करते हैं, आपके नेता क्या बयान दे रहे हैं? जरा आप ट्वीट पढ़िए दिग्विजय सिंह साहब का। वो कहते हैं नरेंद्र मोदी की लॉन्चिंग के लिए बिल्कुल सही टाइम आ गया है, सही जगह मिल गई है। ये इस तरह के बयान जब आपकी ओर से आते हैं और फिर आप कहते हैं दिग्विजय सिंह साहब का व्यक्तिगत बयान है, तो कैसे आप इस चीज को डिफाई करेंगे? आप तो खुद ही फंस जाते हैं। देखिए, व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत क्लीन पॉलिटिक्स का पक्षधर हूं और मैं करता भी हूं उस कार्य को, लेकिन अगर कोई कुछ कह रहा है, प्रजातंत्र में सबको अपनी बात कहने का राइट टू स्पीच है। क्या आपको भी लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के लॉन्चिंग के लिए सही टाइम आ गया है वहां पे ब्लास्ट के बाद? लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी कोरी बकवास करते हैं अपने भाषणों में, नहीं, आप सवाल का जवाब दीजिए ना सर। आरोप प्रत्यारोप लगा, एक मिनट सुनिए, मैं सबका जवाब दे रहा हूं। हाँ। आरोप प्रत्यारोप लगाने की बात करते हैं और कोई विजन डॉक्यूमेंट प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं देश के बारे में, देश को कैसे चलाएंगे, क्या उनकी विजन डॉक्यूमेंट है किसानों के बारे में, क्या उनका विजन डॉक्यूमेंट है नौजवानों के बारे में, क्या उनका विजन डॉक्यूमेंट है मिडिल क्लास के बारे में, क्या उनका विजन डॉक्यूमेंट है पूरे देश के बारे में? तो विजन डॉक्यूमेंट उनके पास कोई नहीं है, सिर्फ आलोचनाओं की बात करते हैं जी। तो ऐसी चीज मत करिए। क्या आप दिग्विजय सिंह साहब के बयान से इत्तेफाक रखते हैं सर? मैं राजीव जी से मैं ये जानना चाहता हूं उनके नेता के पास कौन सा विजन डॉक्यूमेंट है? नहीं सर, वो विजन डॉक्यूमेंट पे मैं हर उस बयान से देश देख रहा है राजीव जी, हर उस बयान से पूरा देश देख रहा है, रोज देख रहा है कि मोदी जी बकवास कर रहे हैं या कांग्रेस के नेता बकवास कर रहे हैं। एक चीज आप लोग समझते तक के आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगाते हैं, आप जो आप जब तक यूनाइटेड आपके साथ थी, मुजफ्फरनगर की बात यूनाइटेड आपके साथ बहुत आपके पास विकास के नाम पे कुछ नहीं है। जिस दिन से पार्टी के नेता आपसे आती है, आप विकास की बात करिए, की बात करिए, आतंकवाद की बात करिए, आप विकास के मॉडल की बात करिए। अशोक जी, आप लोगों का काम है भ्रम फैलाने का, वो आप कर रहे हैं। भ्रम हम फैला रहे हैं? भ्रम तो आप फैला रहे हैं महाराज। देश की जनता को जो जवाब देना चाहिए जवाब नहीं दे रहे। बीजेपी के लोग कार्य 1925 से जब से आरएसएस का गठन हुआ है तब से लेकर आज तक भ्रम फैलाने का काम ही है पूरे देश में। मुझे जो लगता है राजीव जी, जो बिहार के लोग मरे उसमें भारतीय जनता पार्टी के नहीं, वो बिहार के लोग हैं और मैं मानता हूं उसमें सभी लोगों को उनकी संवेदना में खड़ा होना चाहिए। लेकिन आपके नेता टीवी चैनल पे बैठ उसकी राजनीति कर रहे हैं। इसमें कोई ना कोई जांच जल्दी से तेजी से ला करके रियल कल्प्रिट्स को पकड़ने का काम करना चाहिए। बिहार सरकार को इसको चुनौती मान करके जल्द से जल्द कल्प्रिट्स को पकड़ने का काम करना चाहिए। राजीव जी, ओछी राजनीति कौन कर रहा है इसमें? मैं सिद्धार्थ जी बोल रहे हैं। जी, ओछी राजनीति कौन कर रहा है इसमें? सुशील कुमार मोदी तो साफ कह रहे हैं कि आपकी पार्टी की ओर से और जेडीयू की ओर से ओछी राजनीति हो रही है। देखिए, ऐसा है कि जिस तरह की बयानबाजी राजनीतिक लोग बाग कर रहे हैं, इस तरह की बयानबाजी का मैं मुतमईन नहीं हूं, बहुत स्पष्ट कह देना चाहता हूं। क्या इसमें दिग्विजय सिंह भी शामिल है? ये जांच का विषय है, जो देखिए जो जांच का विषय है। नहीं सर, क्या आप कह रहे हैं उसमें दिग्विजय सिंह भी शामिल है या फिर लोकल प्रशासन जांच करेगा? अरे सर, आप कह रहे हैं कि जांच में हम लोग घुस जाएंगे, पॉलिटिकल लोग घुस जाएंगे तो ये गलत बात होगी। आप कह रहे हैं उन बयानों के मुतमईन आप नहीं हैं, तो क्या दिग्विजय सिंह के साथ हैं आप? सिद्धार्थ जी, मैंने बताया ना, आप चोर कहिए। देखिए, ऐसा ही सुरक्षा का मामला है। ये आज मोदी जी की रैली में हो सकता है तो कल को किसी और की रैली में भी हो सकता है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए, इन सब चीजों से बचना चाहिए। तीसरी लाइन कहाँ आ रही है राजीव जी? सिद्धार्थ जी, फैजल साहब एक बात बताऊंगा, मैंने बताया ना, मैंने कहा बिहार सरकार को इसको चैलेंज मान करके जल्द से जल्द इस केस को खोलना चाहिए। चलिए, अब आप केस नहीं, ये केस कौन खोल सकता है राजीव जी? क्योंकि सत्ता जिनके पास है वो इस तरह के मामलों को, मैं कई तरह के केसों को देख चुका। मुझे जो चीज बोलनी है, सत्ता जिनके पास होती है उनकी आलोचना ज्यादा होती है इमाम अफजल साहब, उसके लिए हम तैयार हैं आपकी आलोचना झेलने के लिए। आप गवर्नेंस नहीं दे सकते ना, इसलिए आलोचना होती है। आप अगर अपनी बात आप बिहार के आज की इस घटना, प्रजातांत्रिक देश में रह रहे हैं इमाम साहब, आप जहां आपको गवर्नेंस मिलती है वहां जाइए। आप फिर सत्ता में क्यों जब आप गवर्नेंस नहीं दे सकते हैं? चलिए सर, एक अलग मुद्दा हो जाएगा। हम लौटे आपके पास। मैं एक बात कहना चाहता हूँ अशोक जी, ये घटनाएं अशोक जी, एक मिनट बात करें, सीधा आप ही के पास आ रहा हूँ मैं, एक मिनट आपके पास आ रहा हूँ। आज की जो घटना बिहार की हुई है जी,
अगर आप पूरे परिप्रेक्ष्य में देखें कि बिहार और उत्तर प्रदेश दो ऐसे प्रदेश है जो दिल्ली की कुर्सी तक राजनीतिक दलों को पहुंचाने का एक साधन है। उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। अभी भी हालात बहुत अच्छे नहीं। ठीक है, अभी भी हालात क्या बोला आपने राजीव जी? आप मैंने इमाम साहब आपकी बात से सहमत होते हुए सिर्फ इतना कहा है कि जो उत्तर प्रदेश में हालात बनाए गए या बिहार में जो हालात बनाए जा रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि ये राजनीति वहां जो हो रही है उसकी राजनीति के पीछे 2014 का लोकसभा चुनाव। और अगर राजीव जी ने कहा कि बात मेरी सहमत है तो मैं बहुत विनम्रता से उनसे पूछना चाहता हूं कि अभी तक कांग्रेस ने सईदुज्जमा और हरन मलिक जैसे नेता को, जिन पे मुजफ्फरनगर में भड़काऊ भाषण का आरोप है, पार्टी से निष्कासित क्यों नहीं किया? चलिए अब उस पर अलग डिबेट हो जाएगी, क्योंकि वो उसी से जुड़ा हुआ सिद्धांत, वो सारे मसले उसी राजनीति का। शक्ति जी, मेरा सवाल एक मिनट बिल्कुल बड़ा सीधा है। मुझे सवाल, मैं सीधी बात यहाँ पे करना चाह रहा हूँ, क्या जेडीयू बीजेपी के बिना काम नहीं कर पा रही? देखिए ऐसा है कि जेडीयू तो काम कर रही है, लेकिन वो अपने आगे की राजनीति, चूंकि ये इसलिए हम सवाल खड़ा कर रहे हैं क्योंकि बिहार कभी नहीं हुए पहले। नहीं, आगे के जो राजनीतिक रास्ता है आगे का, उसको बनाने का काम कर रही है। वो देखिए, मैं जो आप कह रहे हैं बार बार इस तरह की घटनाएं या इस तरह के आरोप प्रत्यारोप में ही भारतीय राजनीति उलझ, इतने सालों में तो कुछ नहीं हुआ। नहीं, क्यों नहीं हुआ? इसके पीछे कारण ये है क्योंकि अब सिर्फ सांप्रदायिकता और गैर सांप्रदायिक शक्तियां, यही एक मुद्दा लोगों को समझ में आता है राजनीति करने का। है कि दो खेमे में वोटर्स को बांट दो, समाज को बांट दो और उसके बाद देश में राजनीति कर दो। ये इतने निचले स्तर पर राजनीति का जो अपना स्तर आ गया है आज देश का, जिसके अंदर मानवता तो सबसे पीछे चली गई है। ठीक है, और उसके बाद दो लोग इसमें लगे हैं राजनीति में जो अच्छी अच्छी बातें करते हैं या नेतृत्व देने का काम कर रहे हैं, उनके पास किसी भी दल में कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन में कहता हूं कि किसी के पास इसके अलावा कोई विजन नहीं है। कोई विजन नहीं है। पर यहां स्थिति क्या है बिहार के अंदर? बिहार के अंदर क्यों ये हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वो कहीं ना कहीं फेलियर हैं, वो गवर्नेंस नहीं दे पा रहे हैं। और वो सिर्फ वो कमी खल रही है। उनको कमी खल रही है। दूसरी चीज उनको ये भी सता रहा है, कमी भी खल रही है, और उनको ये भी सता रहा है कि अगर ये साथ नहीं है और जो इक्वेशंस वहां बन रही हैं, पॉलिटिकल इक्वेशंस बन रही हैं, उसमें हम अपने को कैसे बेहतर कर सकते हैं। संदीप जी, ऐसा क्यों हो रहा है कि आप जब नहीं पकड़ ठीक है, जब आप अलग हुए हैं जब से, उसके बाद ये चीजें सामने आ रही हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? इत्तेफाक है सिद्धार्थ जी, कभी कभी शक्ति जी तो ऐसी बात करते हैं कि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के पार्ट हैं और बार बार आक्षेप लगाते हैं। देखिए, मुझे पता है जिसके पेट में वहां दर्द है उसकी दवा हम देंगे। आज ये वक्त दवा देने का नहीं है, उसका इलाज करने का नहीं है। उसका इलाज समय आने पे बिहार की जनता करेगी। देखिए, बिहार के बारे में बार बार बिहार को गलत प्रचारित करना, दुष्प्रचारित करना, जो बिहार को सही बिहार बनाने में हम लोगों ने मेहनत करी है, उस मेहनत को जाया कर देना और ये कहना बार बार कि मेरे मेहनत के वजह से बिहार बना है, आज मैं हट गया तो वो बिहार खत्म हो रहा है। और ऐसा दुष्प्रचार करके पूरे देश के अंदर हर जगह ये मैसेज देना, शिक्षा देना, बिहार के हित की बात नहीं है। और जो लोग ये कर रहे हैं, आप 2 दिन का समय दीजिए सिद्धार्थ जी, 2 दिन बाद आपको मैं क्यों हो रहा है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और मैं किसी भी अशोक जी, आपके बिना चल पा रहे हैं? लगाने का समय नहीं है, आज सबको समझने का समय है। अगर ये सुने तो मैं सुन। संदीप जी कह रहे हैं कि 2 दिन में हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं? 2 दिन क्यों इस तरह की घटनाएं नहीं हुई जब आप साथ में थे? सिद्धार्थ जी, इत्तेफाक है। मैं इस घटना की गंभीरता पे आपको एक दृष्टि ले जाना चाहता हूँ जी। सवेरे 7:45 बजे से ये घटनाएं हुई। ठीक है। और 10 साढ़े 10 बजे तक चला। और आपने टीवी पे देखा होगा, एक तरफ बिहार में रैली था, एक तरफ दिल्ली में था जी। मीडिया दोनों को दिखा रही थी जी। और मीडिया ने यह भी दिखाया कि इस एक तरफ जहां वो घटनाएं हुई वहां लोग संवेदना प्रकट कर रहे थे और दिल्ली के मुख्यमंत्री डांस कर रहे थे जी। अब चलिए ठीक है, मैं इस गंभीरता पे ले जाऊं जी। दूसरी बात, अब मुझे तो वो दिनकर जी की वो कविता आती है। अब उनको पता थी कि नहीं कि वहां ब्लास्ट हुआ है कि नहीं, ये भी कौन पता करेगा? जिस मंच पे राहुल गांधी बैठे हों, मतलब आपका कहना है कि वो उनके डांस कर रही थी? नहीं, डांस ना कर रही हूँ, लेकिन मैं तो पहले ही कहा कि संवेदना खत्म हो चुकी है, मानवता खत्म हो चुकी है, राजनीति एक मजाक बन गया है। और सिर्फ राजीव जी का इतना मजाक बन गई है राजनीति? जी जी राजीव जी, देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी से, मैं जो आए हैं मैं उनसे बहुत परिचित नहीं हूं, उनके व्यवहार से और उनकी कार्यशैली से। मेरा नाम अशोक है, वैसे मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूं जी। चलिए राजीव जी, आप अपनी बात रख दीजिए। चाहूंगा, देखिए, मैं वो इतना कहना चाहूंगा सिद्धार्थ जी कि हम सभी राजनीतिक दलों को अक्रॉस द पार्टी लाइन ये हादसे को चैलेंज की तरह से स्वीकार करना चाहिए और तय कर देना चाहिए कि आज के बाद रैलीज में इस तरह के हादसे नहीं होंगे।
इस पे सियासत हो तो बात समझ में आती है, इससे बाहर सियासत हो तो मुझ जैसे व्यक्ति को जो ईमानदारी से राजनीति करते हैं उनको समझ नहीं आती है। मैं तो एक शेर से, दुष्यंत कुमार जी का शेर है, वो पढ़ना चाहूंगा कि मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है, सूर्य हमने भी नहीं देखा सुबह से, क्या करोगे सूर्य का क्या देखना है, इस सड़क पर कीचड़ इस कदर बिछी है, हर किसी का पांव घुटनों तक सना है, हर किसी का पांव घुटनों तक सना है। तो कृपया इस सने हुए पांव को मुशायरा हो जाएगा, इनको और सने से बचाइए और इस पे राजनीति मत करिए। ठीक है। और जो ये नाचने गाने की बात कर रहे हैं, मैंने देखिए ऐसा है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी का भ्रम फैलाने का खेल है, इसके रिटेलिएशन होते हैं जगह जगह, इसके रिटेलिएशन होते हैं और इनको समझने पड़ेंगे ये रिटेलिएशन क्यों होते हैं। इनके भ्रम फैलाने की वजह से लोग बाग जो है ना, एवरी एक्शन हैज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो वो जो रिएक्शन होते हैं वो रिएक्शन इनके प्रति क्यों होते हैं, इनको भी समझना पूरी तरह से बिहार सरकार जिम्मेदार है, प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेदार है कि नहीं? मैंने कहा ना, न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है जिसमें कहते हैं कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो भारतीय जनता पार्टी को ये समझना पड़ेगा कि इनके विरुद्ध रिएक्शन क्यों होते हैं इस तरह के। सर अब आप इस राजनीति कर रहे हैं सिद्धार्थ जी, अभी जो राजीव जी ने कहा है, मैं मानता हूँ ये बात कहते भी हैं और वही काम करते भी हैं। जी। आप ऐसी राजनीति को आपके समझ से बाहर बताते हैं और ऐसी राजनीति को ये दोबारा बोलते भी। अभी तो आप कह रहे हैं कि मुझे ये सब राजनीति समझ में नहीं आती, और फिर अभी आप कह रहे हैं कि ऐसे बीजेपी के साथ क्यों होता है। मैं तो ये कहूंगा, इन्होंने दुष्यंत जी की कविता बताई है, दिनकर जी ने एक छोटी सी बात कही थी कि अजीब लोग हैं, क्या क्या पत्ते छिपाते हैं, कहीं पे लूट हुई है और कहीं पे बताते हैं। आप जो करना चाहते हैं पूरा देश देख रहा है, आपकी कथनी करनी में कितना अंतर है पूरा देश देख रहा है। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी इसी काम को करते हैं, बिहार के मोदी जी इसी काम को करते हैं, उनके आश्रितों के साथ खड़ी है, उनके साथ सोचना तमाम तरह की बातें। और मैं सिद्धार्थ जी एक बात और कह के अपनी बात को समाप्त कर दूंगा। आज भी नरेंद्र भाई मोदी ने यह कहा है कि गरीब हिंदू हो या मुसलमान हो, उनको आपस में नहीं लड़ना, उनको गरीब के खिलाफ लड़ना है। ठीक है। और हम आपको भी फिर उतनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि जब अलर्ट्स आ रहे थे तब आप सरकार में साथी में थे, तो आप भी जिम्मेदारी लीजिए साहब। जब हम थे उसके जितनी बुराइयां ली हमने भी ली, और जो अच्छाई की उसको भी हमको मिलनी चाहिए, और हम उसमें भी साथ थे। आप भी मीठा मीठा गप गप है आपके लिए। नहीं, हम तो कड़वा कड़वा या मीठा मीठा गप की बात नहीं है सिद्धार्थ जी। जो भी बुराइयां उस समय थी वो हमने भी ली, और जो अच्छा काम किया हम भी थे। लेकिन आज जिस परिस्थितियों पे ये राजनीति कर रहे हैं, और जिस तरह राजीव जी यहाँ बोल रहे हैं, मुझे लगता है या तो दिग्विजय सिंह या बाकी इनके प्रवक्ता गलत बोल रहे हैं या ये सही बोल रहे हैं। और ये बोलने के बाद भी ये कहते हैं मैं ऐसी राजनीति नहीं करता, उसके बाद ये वही भाषा क्यों जांच आगे नहीं बढ़, क्यों जांच भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों जांच आगे नहीं बढ़ पाती? संदीप जी, मैं जरा आपसे इस बारे में ही पूछना चाहता हूं। आप जांच की बात लगातार कह रहे हैं, ठीक है। अक्टूबर 2012 में दिल्ली पुलिस ने गया के एसएसपी विनय कुमार को पुणे ब्लास्ट में शामिल इंडियन मुजाहिदीन के 4 आतंकियों से पूछताछ करने के लिए दिल्ली बुलाया था। इस संबंध में एक रिपोर्ट भी उन्होंने जमा की थी। उसके तुरंत बाद मार्च में उनका तबादला हो जाता है। क्या कर रहे हैं आप लोग? किस तरह से आप लोग की कार्यशैली पे क्यों हम सवाल खड़े ना करेंगे? सिद्धार्थ जी, कभी कभी क्या होता है कि प्रशासन में बैठे लोग जो उपयुक्त समझते हैं वो काम करते हैं। जो आप तबादला कर देंगे उनका? क्या बात करते हैं, हम कौन होते हैं तबादला करने वाले? आप समझ, मेरी बात समझने की कोशिश। दुर्गा नागपाल का जब हुआ था तबादला, मेरी बात में तो आप लोग बड़ा सिद्धार्थ जी, आज क्या कर रहे हैं? आप हमारी बुराई करिए, हमारी जो कमियां बताइए, हम सुनने को हम बता रहे हैं कि किस तरह से काम हो रहा है, लेकिन बार बार दोषारोपण करना, बुरा कहना ये सही नहीं है। नवादा के दंगे में फिर कलेक्टर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो उनका तबादला कर दिया गया, उस दंगे को वो रोक रहा था। जोड़ लीजिए, सब लोग जोड़ दो, फिर एक बार मैं जवाब दे देता हूं। जवाब नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए मिड डे मील में बच्चे मरते हैं, ठीक है, वहां पे भी कोई जिम्मेदारी आप तय नहीं करते, नहीं कर पाते हैं, ठीक है। आप बोधगया में बम ब्लास्ट होते हैं, आप सब आइए शोक मनाइए और बस जांच चले। नवादा में दंगे होते हैं, आप नहीं करते हैं जी। तो आखिर आप कर क्या रहे हैं? नहीं, क्या सरकार सिर्फ शोक मनाने के लिए रह गई है? क्या आप शोक मनाइए और मुआवजा दे दीजिए? कौन प्रोएक्टिव बनेगा संदीप जी? कौन वो दिन आएगा जब आप पहले पकड़ेंगे, कहेंगे कि हमने पहले पकड़ लिए? और मैं आपको बता दूं, जो बॉम्ब डिफ्यूज हुए हैं अगर वो फट जाते तो ये जो जनहानि हुई वो बढ़ जाती, उसकी जिम्मेदारी फिर कौन लेता? देखिए, तभी आप सारे सवालों का जवाब नीतीश जी ने दिया, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम जान रहे हैं नीतीश जी ने दिया, उन्होंने तो जवाब दिया ही नहीं। अशोक जी, फिर तो आप ही जवाब दे लीजिए, आप ही दे लीजिए। नीतीश कुमार जी ने किस चीज का जवाब दिया? आप ही दे दीजिए। आप लोग मुझे बताइए ना। अरे भाई मुझे बताइए, मेरे भाई नीतीश कुमार जी ने किस चीज का जवाब दिया? जी ने मुझसे सवाल किया, उन्होंने कहा बोलने को तैयार, सुनना भी चाहिए कभी। एक मिनट सुन लीजिए, 2 मिनट। देखिए,
सिद्धार्थ जी, पहले ये दोनों मेरे मित्र जो लेफ्ट में और राइट में बैठे हुए, एक शक्ति सिंह जी हैं और एक हमारे बड़े भाई हैं, पत्रकार हैं, और पत्रकार होने के हैसियत से ये न्याय करेंगे। अब इमाम साहब न्याय बहुत अच्छी भूमिका बांधते हैं। बिहार जो है, बिहार आज जो बिहार की समस्या आज जो ब्लास्ट हुई है, उससे आपको लगता है कि जेडीयू वाले दुखी नहीं है? उनको कोई पीड़ा ही नहीं होने से क्या होगा सर? जो लोग मरे वो हमारे बिहार के दुखी मत होइए, कुछ करके दिखाइए सर। करके दिखा, जनता कुछ देखना चाह रही है। कहा है आपके दुखी होने से कोई काम ठीक नहीं हो जाएगा। लोगों पे जिम्मेदारियां सौंपी है। मैं तो कह भी रहा हूं ना कि इनपुट कुछ मिले, एक दो दिन आपको सारी चीजें की जानकारी हो जाएगी, हम बताएंगे। और आप हमको कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम वहां सब कुछ कर रहे हैं। जो भी प्रशासन में बैठे लोग हैं बड़ी संजीदगी से काम कर रहे हैं, और जो भी निर्णय होगा आपको, जब देखिए जब बुरा होता है तो आपको पता होता है, जो अच्छा होता है आप लोग मीडिया के लोग भी उस चीज को नहीं दिखाते हैं। अब जो हम काम कर रहे हैं तो इस बात को जरूर आपको अपनी पुलिस की व्यवस्था की मैं लगातार बात कर रहे हैं, मैं बताता हूं आपको। आपके यहाँ पर 1097 पुलिस थाने हैं जी, ठीक है। इन पुलिस कर्मियों की संख्या मात्र 76,645 है, और पूरे राज्य की जो आपकी आबादी है वो 8.84 करोड़ है। पुलिसिंग को लेके आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि पुलिस की जमीनी तौर पर अगर लगाया जाए, इसका अर्थ अगर निकाला जाए तो प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 86 और 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर 43 पुलिसकर्मी महज आपके पास में। ये चूंकि देखिए हम जो सरकार में आए थे उसके बाद पुलिस रिफॉर्म फिर जिम्मेदारी भी आप नहीं ले रहे। मलिक जी को इस बात का पता है, नई नई भर्तियां हो रही हैं, और सारे पहले तो ये भी नहीं था। आज ये चीजें बढ़ी हैं, आपको नहीं पता होगा। आप अगर इसको आंकड़ा देखेंगे, अभी 5 साल पहले का आंकड़ा जब देखे, 10 साल पहले जब लालू जी का राज था, तो ये सब कुछ भी नहीं था। आज बढ़ा है, और धीरे धीरे समृद्धि की तरफ बढ़ा जाता है। एक दिन में आप चाहे सपना देख लो, बदलाव हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। बदलाव धीरे धीरे होता है, और जनता को स्थिति के अंदर आपकी जो नेपाल सीमा है, बिहार से लगी हुई नेपाल की सीमा है, वहां पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगेंगे अगर ये स्थिति आपकी बुनियादी तौर पर है तो। वहां से संदीप जी आपसे पूछ रहा हूं। अरे आपकी बात बिल्कुल, मैं आप जो डाटा दे रहे हैं उस पूरे डाटा से मैं सहमत हूं कि वो चीजें हैं, लेकिन जो रिफॉर्म पे काम हो रहा है उसको भी देखिए। हम रिफॉर्म के लिए बढ़ रहे हैं ना, इसीलिए तो हमें स्पेशल स्टेटस मांग रहे हैं। अरे साहब स्पेशल स्टेटस तो इसीलिए चिंता का विषय नहीं है। भारत नेपाल की सीमा है, काम करते हम बिहार के लोग और रिफॉर्म का जिक्र भी कर दिए जो कर रहे हैं, और तरक्की हमारी राजनीति इसी पे है। हम चाहते थे कि बिहार को राजीव जी ये जो आंकड़े लगातार हमें बता रहे हैं, इससे ऐसी स्थिति से जो सटी हुई भारत नेपाल की सीमा है, उधर विविध व्यवस्था के नाम पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, कैसे रोकेंगे? देखिए, जो पिछले 10-15 साल में बिहार में हुआ है जी, मैं बिल्कुल स्पष्ट गौर से कहना चाहूंगा कि बिहार की छवि में बदलाव तो आया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और जो छवि बदली है बिहार की, उस छवि को बरकरार रखने के लिए नीतीश सरकार को निश्चित रूप से ऐसे दागों से बचना होगा जो दाग उन पर लग रहे हैं इस तरह के। और इन दागों से बचने के लिए त्वरित कार्रवाई करनी पड़ेगी, और त्वरित कार्रवाई करके इन सब घटनाओं को जो रियल कल्प्रिट्स है उनको उजागर करना होगा। अगर वो इस तरह से नहीं करते हैं, इसमें कहीं राजनीति घुसती है, तो निश्चित रूप से बिहार सरकार की छवि भी खराब होगी, और व्यक्तिगत रूप से नीतीश कुमार की छवि भी। आप लोग भी बच के चल रहे हैं, आपको जाना है इनके साथ में आगे राजनीति में, आप लोग भी ऐसा कुछ बच के चल रहे हैं क्या? ये क्लियर कर दीजिए। सिद्धार्थ जी, ये तय करने का काम कांग्रेस कोर ग्रुप का है। मैं कांग्रेस कोर ग्रुप का सदस्य नहीं हूं, मैं तो कांग्रेस का अदना सा कार्यकर्ता हूं। मैं तो अपनी बात रख रहा हूं कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस कोर ग्रुप तय करेगा किसके साथ जाना, किसके साथ नहीं। ठीक है, आपको ऐसा कहा तो नहीं गया ना कि थोड़ा बच के बोलिए? 10 साल पहले कांग्रेस कभी ऐसे बोला ना गया हो। मैं सबसे यहाँ पर चाहूंगा अशोक जी, फाइनल कमेंट आप अपना दे दीजिए। क्या लगता है जांच के नाम पर आगे क्या होगा, कैसे चीजें चलेंगी, और आप अपनी ओर से आश्वस्त करते हैं कि इस पर आपकी पार्टी राजनीति नहीं करेगी? देखिए सिद्धार्थ जी, मैंने पहले भी बोला है जी, क्योंकि राजनीति ये चूंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम था जी, और ऐसा हुआ, लेकिन हमारे नरेंद्र भाई मोदी ने लास्ट में ये जाते हुए कहा कि जब यहाँ से निकले तो सब लोग संयम होकर जाएं और अपने घर तक सुरक्षित पहुंचे। और ये जिम्मेदारी चूंकि हमको पता था कि भाई 10 लाख 12 लाख लोगों की भीड़ है जी, ऐसे में अगर कोई उपद्रव हो जाता है तो ये जो बाकी जो आज बोल रहे हैं इनको बहाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में कुछ भी बोलते हैं। इसलिए ज्यादा जिम्मेदारी हमारी थी कि लोग जो कार्यकर्ता है अपने घर तक सुरक्षित पहुंचे और ये वातावरण ठीक। आप भी क्या सद्भावना लहर जुटाने में लगे हुए हैं? ऐसा नहीं है, हम तो यहाँ सामुदायिकता तो हम फैलाने नहीं आए।
सद्भावना की बात या जो आपको संवेदना की लहर आपको लग रहा है मिल जाएगी नरेंद्र मोदी को। मैं आपको बता दूं ना, हम सांप्रदायिकता फैलाने आए हैं, ना हम सद्भावना दिखाने आए हैं, हम मानवता की राजनीति करने आए हैं। ये राजनीति तो हमें आप कम से कम करने दीजिए। वो तो आप मत बोलिए, बाकी तो बोलने के शायद आपका कोर ग्रुप डिसाइड करेगा। पर शक्ति जी जल्दी से अपनी बात रख दीजिए, जल्दी से। देखिए ये घटना दुखद है और ये चिंताजनक है, साथ साथ दुखद होने के साथ साथ चिंताजनक है। अगर इस तरह की घटनाएं चाहे राजनीतिक प्रभाव मोटिवेटेड हो या ना हो, इस पर रोक लगनी चाहिए, तभी देश के अंदर एक अमन चैन का वातावरण रहेगा। नहीं तो जो चुनाव के एजेंडे तय किए जा रहे हैं, डिसिसिव क्या चुनाव आना भी एक वजह है कि खुल के कार्रवाई ना कर पाने पर? चुनाव ही ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी ढुलमुल स्थिति है, दोनों जिस तरफ से भी हो, उसका पीछे चुनाव और चुनाव की राजनीति और वोट की राजनीति। चलिए फजल जी, आखिरी में मैं संदीप जी को बोलने दूंगा, पर फजल जी जल्दी से अपनी बात रख दीजिए। मैंने पहले भी बिल्कुल जी, राजीव जी आ रहे हैं, 2 मिनट। मैंने पहले भी इस पे सिद्धार्थ कहा कि ये बहुत गंभीर मसला है, इस पे तमाम राजनीतिक दलों को ही चिंतन करना होगा। क्योंकि जो आग उन्होंने जो जिस तरह की चीजें यहाँ आज पूरे देश में हो रही हैं, जिस तरह से मुद्दों की बजाय दूसरी चीजों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, अगर वो केंद्रित की जाती रहेगी तो भले आप मुझे रोक दे कि मुशायरा नहीं हो रहा है, लेकिन एक शेर मैं फिर भी कहूंगा कि बहुत सी कुर्सियां इस मुल्क में लाशों पर रखी है। ये वो सच है कि झूठा से झूठा बोल सकता है, इसे रोकना होगा, तभी ये देश बचेगा और समाज बचेगा और लोग बचेंगे। जी राजीव जी जल्दी संक्षेप में बात रख दीजिए प्लीज। इमाम अफजल साहब की इस टिप्पणी से सहमत होते हुए मैं इतना कहना चाहूंगा, एक अंग्रेजी में उक्ति है, हु लिव्स इफ नेशन डाइज, हु डाइज इफ नेशन लिव्स। देश रहता है तो सब लोग बाग बचते हैं। देश में निश्चित रूप से कुछ कार्यक्रम, कुछ नीतियां इस तरह की होनी चाहिए जिससे कि देश में इस तरह की फिरकापरस्त ताकतें अपना सर ना उठा सके, और इन फिरकापरस्त ताकतों को कुचलने के लिए कांग्रेस कृत संकल्प है। केंद्र से मिले जो इनपुट है उसकी सुननी चाहिए, ध्यान देना चाहिए। मानते हैं इस बात को भी? केंद्र से मिले हुए इनपुट को, चाहे वो किसी की सरकार भी हो, किसी भी राज्य में किसी भी पार्टी की सरकार हो, केंद्र से मिले हुए इनपुट को उसको जरूर सुनना चाहिए। राजीव जी, कांग्रेस चाहेगी तो देश हमेशा अच्छी चलती रहेगी, आप सही हो जाइए, देश अच्छा हो जाएगा। अशोक जी, गांधी जी के बाद नीतीश कुमार ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने सबको साथ लेके चलने की बात कही, आधुनिक भारत के समाजवादी गांधी हैं। और मैं आज बताऊं, बिहार में जो भी इस तरह की परंपरा डालेगा, जो भी भाईचारा खंडित करने का काम करेगा, और जिसके भी पेट में दर्द है, कम से कम गांधी जी से बिहार की जनता करेगी। नीतीश कुमार जी का मत करिए, आपसे अलग हो गए हो। गांधी जी से तुलना मत करिए। मेरी बात सुनिए, आप बैठ के दिया को सूरज से बड़ा जब हम सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं, आपके पेट में दर्द हो गया, हम इसमें क्या करेंगे? जाति के बीच जाति आप देते हैं, महाजोत आप बनाते हैं, सत्ताओं की बातें आप करते हैं, गांधी से तुलना कर रहे हैं। भारतीय राजनीति में ही उलझ कर रहे हैं। ये गड़बड़ की बात बोलने दीजिए ना, आपके वक्त वो भी नहीं बोले। आज का संदीप जी सुन लीजिए, और सुन लीजिए, जो लोग भी इसमें दोषी पाए जाएंगे और जिन्होंने भी ये घृणित काम किया है, उनको बख्शा नहीं जाएगा और हमारी सरकार बख्शेगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पर वक्त तय करेगा, हाँ वक्त तय करेगा कि आगे किस तरह से काम होता है। सभी का शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। कुल मिला के हमें भी इंतजार है उस पल का जब इस जांच में से कुछ निकल करके आया और वाकई देश के सामने एक बानगी पेश हो बिहार के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि बिहार इस तरह की घटनाओं का कभी भी गवाह नहीं बना है और बन रहा है, वो किसी भी कारण से बन रहा हो, वो बहुत ज्यादा चिंताजनक है, न सिर्फ देश के लिए पर बिहार के खुद के लिए भी। आप देख रहे थे हमारी खास पेशकश। नमस्कार। से 67 साल पहले एक किसान पुत्र ने सारे हिंदुस्तान को जोड़ा। आज उनके लिए जुड़ेंगे हिंदुस्तान के सारे किसान। आज से 67 साल पहले एक लौह पुरुष ने